वेलकम टू सोलंकी नर्सिंग क्लासेस। आज अपन बात करेंगे पैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसमें सबसे पहली जो टर्म्स हैं वो है डीजनरेशंस। क्या होती है देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। तो फ्रेंड्स, डीजनरेशंस का मतलब होता है कि ये रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी होती है। एग्जाम्पल जैसे इंजरी टू द स्किन बाय सनलाइट, सनलाइट की वजह से जो स्किन पर इंजरी होती है वो किस प्रकार की होती है, तो फ्रेंड्स वो होती है डीजनरेशंस कहलाता है। मतलब यहाँ पर यह है कि सर ये रिवर्सिबल है, मतलब इसको अगर ट्रीट किया जाए तो वापस क्या है, ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार का इंजरी क्या कहलाता है, डीजनरेशंस कहलाता है। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। क्या होता है देखिए, तो नेक्रोसिस फ्रेंड्स इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी होती है। मतलब एक बार अगर सेल डेथ होगी, टिश्यू डेथ होगी, तो वापस वो ट्रीट नहीं हो पाएंगे। इस वाली कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये कैसी कंडीशन है, इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी होती है। नेक्स्ट वन जो टर्म्स आती है, इच्छेमिया आती है। इसमें का मतलब क्या देखिए, डिक्रीज ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई टू एनी ऑर्गन और टिश्यू। कोई भी ऑर्गन या कोई टिश्यू है, अगर उसको वहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई अगर कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या फिर क्या कह सकते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो वाली कंडीशंस क्या कहलाती हैं, इच्छेमिया कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इच्छेमिया का मतलब क्या लिखा फ्रेंड्स हमने, डिक्रीज ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई किसी भी ऑर्गन या किसी भी टिश्यू के अंदर, तो कंडीशंस क्या होगी, वहाँ पर इच्छेमिया कॉज होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखा है फ्रेंड्स, जो टर्म्स है इन्फॉक्शंस। इन्फॉक्शंस का मतलब क्या है देखिए, व्हेन द नेक्रोसिस इन्वॉल्व इन अ फेयरली लार्ज एरिया। अगर ये नेक्रोसिस जो हमने अभी देखा है, अगर नेक्रोसिस लार्ज एरिया में डेवलप हो जाता है, इट इज़ ड्यू टू द इच्छेमिया। और ये किस कंडीशन से होता है, इच्छेमिया की वजह से। और इच्छेमिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन या टिश्यू है, वहाँ पर अगर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन की वजह से क्या होगा, वहाँ पर टिश्यू जो सेल्स हैं वो डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। और टिश्यू सेल का अगर डेथ अगर लार्ज एरिया में होता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, इन्फॉक्शंस कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है, मेजेंटिक इन्फॉक्शंस है या स्ट्रोक है, तो ये कंडीशंस क्या कहलाती है, इन्फॉक्शंस कहलाती हैं। नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो है थ्रोम्बोसिस। क्या है फ्रेंड्स, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या है देखिए, इंट्रावेस्कुलर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जो वेसल्स हैं, वेसल्स के अंदर क्या हो जाती है, ब्लड का क्लोट हो जाना, वो क्या कहलाता है, इंट्रावेस्कुलर क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज नॉन एज थ्रोम्बोसिस कहलाती है। अब ये थ्रोम्बस जो बनता है किससे बनता है, हो देखिए, इट इज़ कंपोज ऑफ फिब्रिन। ये जो थ्रोम्बस जो बनता है वो बनता है किससे, फिब्रिन और प्लेटलेट्स और फैट्स से क्या बनता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे अपन, जो थ्रोम्बोसिस है फ्रेंड्स वो दो जगह हो सकता है, या तो आर्टरी में होगा या वेन में होगा। तो फ्रेंड्स अगर थ्रोम्बोसिस इन आर्टरी में हो रहा है, तो क्या क्या कंडीशन होगी, वो मोस्ट डेंजरस कंडीशन होती हैं, जो क्या लीड करती है, इन्फॉक्शन को लीड करती है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल जैसे कि कॉर्नरी आर्टरी में होगा, तो क्या होगा, उससे एमआई होगा, यानी कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कॉज होगा। कैरोटिड आर्टरी में अगर थ्रोम्बोसिस बन रहा है, तो क्या होगा, उससे सीवीए होगा या स्ट्रोक कंडीशन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है मेजेंट्रिक। अगर आर्टरी में होता है तो उसकी वजह से होने वाली डिसऑर्डर क्या कहलाएगा, मेजेंट्रिक इन्फॉक्शंस वहाँ पर कॉज करेगा। तो ये जो थ्रोम्बोस है अगर आर्टरी में है, तो क्या होगी, मोस्ट डेंजरस कंडीशन हो जाएगी, ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो लिखा है, अगर थ्रोम्बस बनता है कहाँ पर, वेन में, तो क्या होगा देखिए, वेन का एग्जांपल जैसे डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ करेक्टर्स बाय एडिमा, रेडनेस एंड वॉर्म। अगर डीवीटी होगा तो उसके करेक्टर आपको फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, तो एडिमा होगा, रेडनेस आएगी, और जो वहाँ पर एरिया है वो वॉर्म हो जाएगा। ये था वेन के अंदर। अब फ्रेंड्स अपन बात करेंगे ड्रग विच आर यूज टू डिजॉल्व द थ्रोम्बस। जो फ्रेंड्स थ्रोम्बस बना है, उस थ्रोम्बस को डिजॉल्व करने के लिए, ट्रीट करने के लिए अपन जो ड्रग का यूज में लेंगे, वो ड्रग कौन कौन सी है, उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहली है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, वो एजेंट जो थ्रोम्बस को तोड़ने का काम करेंगे, उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। जैसे इसमें एग्जाम्पल है कौन सा, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस होता है, यूरोकाइनेसिस है, और टीपीए यानी कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेंस एक्टिवेटर। ये सब क्या करते हैं, थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होते हैं। दीज ड्रग्स ब्रेक डाउन द फिब्रिन बैंड। और ये ड्रग क्या करेगी, फिब्रिन बैंड को ब्रेक डाउन करेगी, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिब्रिनोलाइटिक एजेंट भी इसको बोलते हैं। द एक्सेसिव डोज ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट मे कॉज ब्लीडिंग। अगर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का अगर ज़्यादा डोज ले लिया, एक्सेसिव डोज हो जाती है, तो उसकी वजह से इसका कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, ब्लीडिंग होगी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, एट सम टाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज मे कॉज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। कुछ टाइम में क्या होता है, जैसे जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होती है, जो अपन यूज में ले रहे हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट के रूप में, वो क्या कॉज कर सकती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट में लिखिए फ्रेंड्स, लिखा है थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस हैज़ बीन डन। थ्रोम्बोलाइसिस कब किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है विद इन 3 to 4 आवर इन द पेशेंट ऑफ एमआई और स्ट्रोक। अगर पेशेंट के अंदर एमआई आ गया या स्ट्रोक हो गया, तो उसके विद इन 3 to 4 आवर के अंदर अपन क्या है, उसको थ्रोम्बोलाइसिस करना बहुत नेसेसरी होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में लिखा है हमने एंटी प्लेटलेट्स। ये क्या करती है देखिए फ्रेंड्स, इट ब्रेक डाउन द प्लेटलेट एड्रेशन। जो प्लेटलेट का एडिशन हो रहा था, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अपन क्या देंगे, एंटी प्लेटलेट्स वहाँ पर दी जाती है। एग्जाम्पल जैसे एस्पिरिन है, क्लोपिड्रोजेल है, ये सारे दोनों क्या करती है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती है, जो प्लेटलेट का एड्रेशन जो हो रहा था उसको ब्रेक डाउन करने का काम करती है।
नेक्स्ट लिखिए एस्पिरिन शुड नॉट बी गिवन विथ वारफेरिन। फ्रेंड्स यहाँ पर कंडीशंस बताइए कि एस्पिरिन ड्रग को अपन वारफेरिन के साथ में कभी नहीं देते जाना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एमआई का प्रोफाइलैक्सिस करने के लिए या स्ट्रोक का प्रोफाइलैक्सिस करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग आल्सो यूज। तो वहाँ पर एंटी प्लेटलेट्स जो ड्रग्स होती है इनका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर जो लिखा है ड्रग यूज टू प्रिवेंट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब वो ड्रग्स जो किसके लिए काम आती है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने से पहले, यानी उसको रोकने के लिए अपन काम में ली जाती है, यानी कि थ्रोम्बस को बनने ही नहीं देना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन जो ड्रग्स यूज में लेंगे वो कौन कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स सब यहाँ पर लिखा है एंटी कोगुलेंट। कौन सी है, एंटी कोगुलेंट, जिसमें एग्जाम्पल कौन सा है, हिपेरिन और वारफेरिन। तो ये दोनों फ्रेंड्स ड्रग क्या करेगी, तो ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने ही नहीं देगी, प्रिवेंट करने में काम आती है फ्रेंड्स, ठीक है। थ्रोम्बस बनने के बाद में काम नहीं आएगी, थ्रोम्बस बनने से पहले इसी ये यूज में ली जाती है ताकि थ्रोम्बस बने ही नहीं। तो ये थी फ्रेंड्स एंटी कोगुलेंट, जिसमें हिपेरिन और वारफेरिन यहाँ पर हमने देखा। अब फ्रेंड्स अपन बात करें कुछ ग्रोथ डिसऑर्डर होते हैं इस पैथोलॉजी में, देखिए कौन कौन से होते हैं, इनको टर्म्स को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से पढ़ना। तो देखिए फ्रेंड्स लिखा है हमने पहला एपोप्टोसिस। क्या है एपोप्टोसिस, ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस का मतलब है कि जो सेल की डेथ हो रही है वो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, इसको क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। कैसे, जैसे ये नॉर्मल सेल है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा यहाँ पर है एट्रोपी। एट्रोपी क्या होता है, इसका मतलब समझिए, डिक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट। जो सेल्स है उसका पूरा डेवलपमेंट हो गया, उस डेवलपमेंट होने के बाद में उसकी जो सेल की जो साइज वापस डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, वो क्या कहलाता है, एट्रोपी कहलाता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स जो टर्म्स हैं वो है हाइपरट्रॉपी। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। तो हाइपरट्रॉपी का मतलब क्या होता है, देखिए इंक्रीज साइज ऑफ सेल। सेल की साइज कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर फुल डेवलपमेंट। सेल एक बार पूरी डेवलपमेंट होगी, उसके बाद में भी क्या होता है, उस साइज का, सेल का साइज बढ़ जाना क्या कहलाता है, हाइपरट्रॉपी कहलाता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो हाइपरट्रॉपी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी, दूसरी होती है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी। डिफरेंस क्या है दोनों में फ्रेंड्स, देखिए फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी के अंदर जैसे एग्जाम्पल लिखा है LVH इन एथलेटिक हार्ट, हाइपरट्रॉपी ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपरट्रॉपी हो जाती है किसकी, यूट्रस की, तो ये कैसा फ्रेंड, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी कहलाती है। LVH के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, जो एथलेटिक जो पर्सन होते हैं उनका जो हार्ट होता है, उनका जो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो चैम्बर बढ़ जाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी कहलाती है। फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनका हाइपरट्रॉपी हो जाती है। दूसरा है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी, जिसमें लिखा है LVH इन एनीमिक पेशेंट। जो एनीमिक पेशेंट होते हैं इनके अंदर क्या हो जाता है, LVH हो जाता है, वो क्या कहलाता है, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी। दूसरा लिखा है इंक्रीज साइज ऑफ वन किडनी, एक किडनी की साइज बढ़ जाना, व्हेन अनदर किडनी हैज़ बीन डैमेज। जब कोई पर्सन के अंदर एक किडनी डैमेज हो जाती है तो दूसरी किडनी की जो क्या होती है वहाँ पर हाइपरट्रॉपी देखने को मिलती है, और वो कैसी कहलाती है, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी कंडीशंस कहलाती हैं। तो ये दोनों हमने देख लिया फ्रेंड्स, हाइपरट्रॉपी, और ये दो प्रकार के हमने देख लिए। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसका नाम है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया क्या होता है, देखिए इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल इन नॉर्मल अरेंजमेंट। नॉर्मल सेल का नॉर्मल अरेंजमेंट के अंदर इनकी संख्या बढ़ जाना, वो क्या कहलाता है, हाइपरप्लेसिया कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखा है मेटाप्लेसिया। क्या होता है, देखिए मेटाप्लेसिया का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल। यानी कि एक जो सेल्स है इस सेल का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इन एक सेल का जो अपन शेप कह सकते हैं वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दूसरे फॉर्म के अंदर सेल का, वो क्या कहलाता है, मेटाप्लेसिया कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल्स इज नॉन एज मेटाप्लेसिया। फ्रेंड्स जो मेटाप्लेसिया है ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, ये भी दो प्रकार का होता है। तो फिजियोलॉजिकल में जैसे कि जो बेसोफेज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सेल किसमें, मास्ट सेल के अंदर, ठीक है। और इसी प्रकार से जो मोनोसाइट है वो कन्वर्ट होती है किसमें, मैक्रोफेज के अंदर, और कॉन्ट्रोब्लास्ट जो है वो हो जाती है ऑस्टियोब्लास्ट में। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल है। और दूसरा यहाँ पर लिखा है पैथोलॉजिकल, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कन्वर्जेंस ऑफ ब्रोंकियल एपिथेलियम इन स्मोकर। जो स्मोकिंग करता है पर्सन उसके अंदर जो ब्रोंकियल एपिथेलियम होती है वो कन्वर्जन हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये जो चेंज आता है एक सेल का दूसरे सेल में चेंज हो जाना, वो शेप का चेंज हो जाना, वो क्या कहलाता है, मेटाप्लेजिया कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेंड जो लिखा है डिस्प्लेजिया। क्या होता है, देखिए डिस्प्लेजिया का मतलब है अल्टरेशंस इन साइज एंड शेप ऑफ सेल। अगर फ्रेंड्स कोई सेल्स हैं इसका साइज और शेप दोनों क्या होते हैं, अल्टर हो जाते हैं, तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेजिया कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि डिस्प्लास्टिक कंडीशंस इन सर्विक्स, ये इसका एग्जांपल। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है डिस्प्लेजिया जैसे साइज एंड शेप कैसे चेंज होती है वो यहाँ पर बताया। ये देखिए इस प्रकार से माइल्ड, ये मॉडरेट और इस पर ये सीवियर कंडीशन, तीनों आपके सामने डायग्राम में बताई हुई। अब फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म्स आती है जिसका नाम है कार्सिनोमा इन सितु। कार्सिनोमा इन सितु क्या होता है, देखिए इट इज़ द प्री कैंसरस कंडीशन। ये कैंसर से पहले होने वाली जो कंडीशंस होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सितु।
It is characterized by cytological features of malignancy without histological features and basement membrane is intact। मतलब यहाँ पर ये कि फ्रेंड्स कैंसर हुआ नहीं, कैंसर होने से पहले की जो कंडीशंस होती है वो क्या कहलाती है, कार्सिनोमा इन सितु कहलाती है। मतलब वहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो सेल्स होती है कैंसर वो क्या होती है, इससे इंटैक्ट रहती है, इससे जुड़ी हुई रहती है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, प्री कैंसर कंडीशन कहलाती है, जो क्या कहलाता है, कार्सिनोमा इन सितु। ठीक है। और ये सेल्स अगर मान लीजिए इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से अगर हट जाती है, रप्चर रिमूव हो जाती है, तब क्या होगी, जो कैंसरल सेल है वो पूरी बॉडी में क्या होती है, वहाँ पर फर्दर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर क्या कहते हैं, मूव करने लग जाती है और कैंसर कॉज कर लेती है। नेक्स्ट लिखा है प्री कैंसर कंडीशंस और कार्सिनोमा इन सितु इन्वॉल्व। उसके अंदर क्या क्या होगा आप देख सकते हैं। यहाँ के हमारा एग्जाम्पल लिखा है पहला ल्यूकोप्लेकिया। मतलब क्या होता है, प्री कैंसरस कंडीशंस ऑफ ऑरल कैविटी का प्री कैंसर कंडीशन हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो तंबाकू यूज़ करने वाले, स्मोकिंग वाले, ठीक है, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। प्री कैंसरस कंडीशन होती है किसकी, स्टोमक की, क्या कहलाता है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है कौन सा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एच पाइलोरी, ये क्या होता है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। नेक्स्ट में लिखा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये भी क्या है, तो ये फ्रेंड्स प्री कैंसरस कंडीशन होती है किसकी, कॉलोन की। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, तो हाई फैट लोअर फाइबर डाइट लेने वाले पर्सन में ये होने को चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन जो इसका एग्जांपल है वो है प्री कैंसरस लीजन्स इन सर्विक्स के अंदर जो प्री कैंसर लीजन्स पाए जाते हैं वो इसका एग्जांपल, जिसमें बताया हुआ है कि इसका मेन कारण कौन है, मोस्ट कॉमन कॉज है वो है सर्वाइकल कैंसर। इसमें देखने को मिलता है जो है HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस होता है वो इसका मेजर कॉज है या मोस्ट कॉमन कॉज माना गया है। ठीक है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स जो सर्वाइकल कैंसर है उसका कॉमन इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सा होता है वो देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है पहला कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी क्या होता है, तो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजिना, वेजिना का डायरेक्टली विजुअलाइजेशन करना क्या कहलाता है, कॉल्पोस्कोपी कहलाता है। पेप स्मीयर क्या है, तो पेप स्मीयर को डिस्क्राइब किया था किसने, पेपनी कॉलोन ने। किसने किया था, पेपनी कॉलोन ने इसको डिस्क्राइब किया था, इस इसका नाम दे दिया, पेप स्मीयर बोल दिया गया। और ये किसके लिए यूज में आता है, तो कॉमनली यूज टू ट्रीट या डिटेक्ट द पेरी कैंसरस लीजन्स इन सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर प्री कैंसर जो कंडीशन होती है उसको चेक करने के लिए, लीजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज में क्या लिया जाता है, पेप स्मीयर करवाया जाता है। बायोप्सी क्या है, तो बायोप्सी फ्रेंड्स कंफर्मेटरी टेस्ट होता है किसका, सर्वाइकल कैंसर का। मतलब सर्वाइकल कैंसर है या नहीं उसको कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट यूज में लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो हमने अभी पढ़ा है उसको मैं एक डायग्रामेटिक व्यू से बताता हूँ। जैसे कि क्या है, कॉर्नरी आर्टरी बनाई फ्रेंड्स हमने, और कॉर्नरी आर्टरी के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए आपने इंट्रावेस्कुलर क्लोटिंग, यानी इस कॉर्नरी आर्टरी के अंदर जो इंट्रावेस्कुलर यानी वेसल के अंदर क्या होगा, क्लोटिंग होने लगी, ब्लड की क्लोट होगी। और क्लोट बनने से क्या निर्माण, किसका निर्माण हुआ, वहाँ पर थ्रोम्बस बन गया। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या हुआ, थ्रोम्बस बना। और थ्रोम्बस किससे बनता है, तो हमने लिखा प्लेटलेट्स और फिब्रिन, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, यहाँ पर थ्रोम्बस बनता है। थ्रोम्बस बनने का क्या होगा, इसका जो डायमीटर था, ठीक है, इस ब्लड वेसल का डायमीटर था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी। यानी कि जो ब्लड की सप्लाई वो आगे बराबर मात्रा में नहीं पहुँच पाएगी, एडुकेट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। मतलब फ्रेंड्स ब्लड सप्लाई आगे तक नहीं हो पाएगी, मतलब उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, ये दोनों भी क्या है, आगे सप्लाई बराबर मात्रा में नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो ऑर्गन है, जो टिश्यू सेल्स है, उसमें क्या होगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की वहाँ पर डेफिशिएंसी आ जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो सेल्स या टिश्यू है उनकी क्या हो जाएगी, डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो उससे रिलेटेड क्या कंडीशन होगी, थॉमस बनने के बाद में कंडीशन आएगी इच्छेमिया। तो इच्छेमिया फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड सप्लाई कम होना, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर, वो क्या कहलाती है, इच्छेमिया कंडीशन कहलाती है। इच्छेमिया होगा तो उसके बाद में क्या होगा कंडीशन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेल टिश्यू है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कंडीशन क्या कहलाती है, नेक्रोसिस कहलाती है। और नेक्रोसिस क्या है फ्रेंड्स, हमने देखा था यहाँ पर इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, यानी कि ये वापस ट्रीट नहीं होगी। नेक्रोसिस होने के बाद में अगर ये नेक्रोसिस बहुत लार्ज एरिया में अगर फैल जाता है, लार्ज एरिया में अगर ये कंडीशन एक्र हो जाती है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, इन्फेक्शंस कहलाती है फ्रेंड्स। ये 4 नंबर पे क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा फ्रेंड्स हमने हार्ट अटैक है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल बता दिया। तो फ्रेंड्स ये हमने सिंपल जो भी पढ़े थे टर्म्स वो हमने यहाँ पर फिर से डिस्क्राइब कर लिया। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जो हमने अभी पढ़े हैं ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं पैथोलॉजी के अंदर। इस टर्म्स ये टर्म अगर आपको क्लियर है तो आपकी पैथोलॉजी ऑलमोस्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू सो मच।